हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझे मेरे माँ बाप मोहब्बत से शान आलम कहते थे, क्योंकि मेरे पापा का नाम आलम था और वो शहर के एक बड़े बिजनेसमैन थे। इनका शुमार ऐसे लोगों में होता था जिन्हें अपनी दौलत का बहुत घमंड था। उनके नज़दीक पैसा सबसे अहम था। उन्होंने कभी पैसे से ज़्यादा किसी रिश्ते को अहमियत नहीं दी और ना ही रिश्तों के हकूक़ अदा किए थे। दरअसल मेरे पापा एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। 6 बहन भाइयों में पलने वाले मेरे पापा ना तो अपने हिस्से की खुशियां समेट पाए थे और ना ही अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इनके पास कभी वसाइल थे। हालांकि मेरे दादा ने अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश में किसी किस्म की कमी नहीं रखी थी। अपना पेट काट काट कर इन्हें तालीम दिलवाई। वो अपनी सी कोशिश करते थे कि वो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर सकें, इन्हें खुश देख सकें। मगर मेरे पापा सारे बहन भाइयों में कुछ अलग मिजाज के मालिक थे। इन्हें शुरू से ही अमीर बनने का शौक था। वो स्कूल और फिर कॉलेज में अपने साथ पढ़ने वालों को देखते तो इनके दिल में हसरतें पैदा होती कि काश वो भी बाकी लोगों की तरह अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। मगर दादा हमेशा अपनी चादर देखकर पांव फैलाने का सबक देते थे, जो पापा को बहुत बुरा लगता था। उनके नज़दीक कामयाबी यही थी कि वो इतना कमाएं कि जिस चीज़ की चाहे ख्वाहिश करें और इसे फौरन पूरा कर सकें। मेरे दादा अपने बेटे की इन आदतों और अज़ाइम से काफ़ी हद तक वाकिफ़ थे और इन्हें डर लगता था कि दौलत को पाने के चक्रों में बेटा भटक न जाए। इसलिए दादा ने शुरू से ही मेरे पापा को अपने साथ साथ रखने की कोशिश की। मगर जैसे ही पापा ने मैट्रिक पास किया, इसके बाद कॉलेज गए और वहाँ नई संगतों की रंगत में अपने आप को रंगते गए। पापा ने बड़ी जिद करके इस कॉलेज में दाखिला लिया था, जबकि इनके वालिद के लिए अपने 6 बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत देना कुछ आसान नहीं था। फिर भी उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी थी, मगर वो चाहते थे कि इनके हर बच्चे को बराबर का हक मिले। ऐसे में मैट्रिक पास करने के बाद जब मेरे पापा ने इस कॉलेज में जाने की कोशिश की, जिसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी, तो मेरे दादा बेबस हो गए। उस वक्त मेरे ताया ने आगे बढ़कर अपने भाई की ख्वाहिश को पूरा करने का इरादा किया और अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी और फिर पढ़ाई बीच में छोड़ के 2-2 जगह पर काम करना शुरू कर दिया। वो चाहती थी कि वो जल्दी बाप का बाजू बन जाएं और अपने छोटे बहन भाइयों के लिए अच्छे मुस्तकबिल की कोशिश करें। इस काम के लिए ताया ने बड़ी मेहनत की। वो ये भी भूल गए थे कि इनके भी कुछ ख्वाब और ख्वाहिशें थीं। उन्होंने मेहनत मजदूरी करते हुए ये भी नहीं सोचा कि 2-2 काम करने से इनकी सेहत खराब हो जाएगी। इन्हें तो बस एहसासी जिम्मेदारी ने घेरा हुआ था और मेरे दादा को अपने बड़े बेटे पर फख्र था, जिसने कम उम्री से बाप का बोझ बांटने का फैसला कर लिया था। मेरे ताया और दादा की अनथक मेहनत और कोशिशों की वजह से मेरे पापा ने इस कॉलेज में तालीम मुकम्मल की और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब शुरू कर दी। मेरे पापा बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहे थे। इसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने प्यारों को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया था। पहले पहल तो अपनी कमाई में से कुछ न कुछ वो दादा के हाथ में रख देते थे, लेकिन फिर जब इन्हें कंपनी की तरफ से बैरून मुल्क भेजा गया तो पापा ने पूरे 2 साल तक पलटकर फैमिली की खबर ही नहीं ली। बाहर जाने के चंद महीनों तक वो अपने घर बूढ़े माँ बाप और बहन भाइयों को फ़ोन कर लेते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक फ़ोन कॉल हफ्तों पर चली गई और फिर हफ्ते कब महीनों में बदलना शुरू हुए कुछ पता ही नहीं चला। 2 साल की इस तवील अरसे में बूढ़ी बीमार माँ अपने लाडले बेटे की शक्ल देखने को तरस गई और इसका इंतज़ार करते करते ही दुनिया से चली गई। पापा तो अपनी माँ की मैयत पर भी वापस नहीं पलटे थे, क्योंकि उस वक्त उनका बहुत अहम प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी सेट हो जाती। इसलिए पापा ने मरने वाली माँ पर अपनी आने वाली ज़िंदगी को तरजीह दी। इसके बाद दादा ने सब घर वालों से कह दिया कि आलम के साथ कोई राब्ता न रखे। जब इसे हमारी कोई परवाह ही नहीं है तो हम इसके पीछे क्यों आंसू बहाते फिरें। ताया अपने बीवी बच्चों के साथ साथ बूढ़े बाप और बहनों की जिम्मेदारियां भी अदा कर रहे थे। जैसे तैसे एक एक करके उन्होंने बहनों को बयाना शुरू कर दिया। इस सब में ताया की बीवी ने भी इनका पूरा पूरा साथ दिया और 2 साल पूरे होने के बाद पापा इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो गए तो इन्हें वहीं पर नौकरी भी मिल गई। तब इन्हें ख्याल आया कि इतनी बड़ी खबर अपने घर वालों को भी सुनानी चाहिए। उन्होंने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया तो बड़े भाई ने बताया कि वो 2 बहनों को रुखसत कर चुके हैं, बाप बिस्तर पर पड़ा है। ये सुनकर पापा ने हर महीने कुछ पैसे इनको भेजने की बात की तो ताया ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगे कि हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, बल्कि हमें तुम्हारी ज़रूरत थी
और हमारी माँ भी तुम्हारी राह तकते तकते दुनिया से चली गई, मगर तुम लौट कर नहीं आए। और अब तुमसे पैसे लेकर हमने क्या करने हैं? तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। पापा को वक्ती तौर पर दुख तो हुआ और वो थोड़ा पछताए भी, मगर उन्होंने सोचा कि जल्द अज जल्द वापस अपने वतन लौटकर अपने घर वालों को मना लेंगे। लेकिन वो जिस कंपनी में काम करते थे और जिसके जरिए बाहर गए थे, इस कंपनी के मालिक ने पापा को अपना दामाद बनाने का फैसला किया और पापा के सामने ये पेशकश रख दी। दरअसल मेरी अम्मा इनकी इकलौती औलाद थीं और वो पापा को पसंद करने लगी थीं। मेरे नाना के लिए अपनी बेटी की ख्वाहिश से बढ़कर कुछ नहीं था, और फिर पापा ने भी अपनी काबिलियत को साबित किया था। इसलिए जब मेरे नाना ने पापा के सामने रिश्ता रखा तो पापा ने फौरन हाँ कर दी और नाना की शर्त भी मान ली कि वो वापस पाकिस्तान लौट आने के बाद भी इन्हीं के साथ रहेंगे। मेरी माँ को अपने घर वालों के पास लेकर नहीं जाएंगे। पापा तो पहले ही खुदगर्जी की सारी हदें पार कर चुके थे। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी और खुशियों से मतलब था, इसलिए वो हर शर्त मानने को तैयार थे। और फिर जब पापा और मम्मा की शादी हो गई तो मम्मा भी पापा के पास सऊदीया चली गईं। वहीं पर पापा अपने ससुर का बिजनेस संभालते रहे और पूरे 3 साल बाद पाकिस्तान लौटे थे। इन 3 सालों में मेरा एक भाई दुनिया में आ चुका था, लेकिन मम्मा पापा को इसलिए लौटना पड़ा क्योंकि मेरे नाना बहुत बीमार हो गए थे और वो वतन से बाहर नहीं जाना चाहते थे। और अब इनका सारा कारोबार भी पापा ने ही संभालना था, जिसका मेन ऑफिस पाकिस्तान में था। पापा ने वापस पाकिस्तान आने के बाद अपने ससुर की कोठी में ही रिहाइश इख्तियार कर ली और मेरे भाई को भी शहर के बड़े स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब वो मेरे नाना का बिजनेस मुकम्मल तौर पर संभाल चुके थे। कुछ अरसे बाद नाना का इंतकाल हो गया और पापा ही स्याह सफ़ेद के मालिक बन गए, क्योंकि मेरी मम्मा को बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस अपने बच्चों और अपने हल्का अहबाब तक महदूद थीं। पाकिस्तान आने के 1 साल बाद मेरी बहन पैदा हुई और इसके बाद मैं इस दुनिया में आया। इस सारे अरसे के दौरान पापा ने पाकिस्तान आने के बाद भी अपने घर वालों से राब्ता करने की या उनसे मिलने की कोशिश तक नहीं की। वो तो ये भी नहीं जानते थे कि पापा शादी कर चुके हैं और इनके 3 बच्चे भी हैं। फिर एक दिन न जाने पापा के दिल में क्या आया और वो पूरे 9 साल बाद अपने घर गए, जहाँ पर अब इनके बड़े भाई अपने बीवी बच्चों के साथ रहते थे। ताया ने घर की बैठक में ही दुकान खोल रखी थी और पहले से ज़ईफ़ और कमज़ोर लग रहे थे। हालांकि इनकी उम्र इतनी नहीं थी, लेकिन हालात ने इन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। वो पापा से मिले, लेकिन इन्हें घर के अंदर नहीं लेकर गए। उन्होंने पापा को बताया कि कुछ साल पहले दादा का इंतकाल हो गया था और उन्होंने बाकी 2 बहनों की भी शादियां कर दी। मेरी ताया के 3 बच्चे थे, जिन्हें वो अपनी हैसियत के मुताबिक तालीम और तरबियत दे रहे थे। ये सब कुछ सुनकर पापा को बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने अपनी बहनों से मिलने की बात की तो ताया ने कहा कि मैं इनसे पूछ कर बता दूंगा। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी तुमसे नहीं मिलना चाहेंगी, क्योंकि तुमने तो अपनी दुनिया ही अलग बसा ली, शादी कर ली, 3 बच्चे हुए, लेकिन तुमने ये तक ना सोचा कि अपने बूढ़े माँ बाप या बहन भाइयों को अपनी खुशियों में शामिल कर लूँ। क्या हम तुमसे जलते थे या तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखकर हमें अच्छा नहीं लगता? पापा ये सब बातें सुनकर खामोश हो गए। फिर उन्होंने ताया के बच्चों से मिलने की ख्वाहिश की तो ताया ने अपने दोनों बेटों को इनसे मिलवा दिया। पापा ने इन्हें खर्ची देने के लिए पैसे देने चाहे तो ताया ने साफ इनकार कर दिया और अपने दोनों बेटों को घर भेज दिया। पापा दिल बर्दाश्ता होकर वहाँ से आ गए। ये एहसासात भी वक्ती ही साबित हुए, क्योंकि पापा दोबारा अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो गए। एक आध मर्तबा ताया से फ़ोन पर राब्ता करने की कोशिश की, मगर उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो फिर पापा भी इस बात को सोच के बरिउस ज़िम्मा हो गए कि मेरे भाई मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया हूँ और दौलतमंद हो चुका हूँ तो भला ये भी ताल्लुक़ तोड़ने की कोई वजह हो सकती है। हालांकि ताल्लुक़ तो पापा ने खुद तोड़े थे। उन्होंने कोई रिश्ता नहीं निभाया था, लेकिन वो अपने बहन भाइयों को जिम्मेदार ठहराते हुए खुद मुतमईन होकर ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। वक्त गुजरता गया और हम तीनों बहन भाई मैट्रिक करने के बाद अपनी अपनी पसंदीदा फील्ड में चले गए। मेरे बड़े भाई ने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया और बहन मेडिकल में चली गई। मैं भी MBA कर रहा था। पापा ने बड़ी जल्द हम तीनों बहन भाइयों के शेयर्स हमारे नाम कर दिए और हर महीने प्रॉफिट का काफ़ी हिस्सा तीनों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देते थे। मम्मा अभी तक अपने सोशल सर्कल में मसरूफ़ थीं, लेकिन वो औलाद से इतनी बेखबर भी नहीं थीं। बेखबर तो मेरे पापा भी नहीं थे। दोनों ही जानते थे कि इनकी औलाद किस किस्म के मिजाज की मालिक है। मैं अपने बहन भाइयों से कुछ मुख्तलिफ था। हम तीनों ये सब कुछ जानते थे
कि पापा ने किस तरह अपने माँ बाप और बहन भाइयों को छोड़ा था। मेरी बहन और भाई के लिए ये बात इतनी अहम नहीं थी, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। मेरे नज़दीक पापा ने गलत किया था, और जब से मुझे ये सब पता चला था, मेरे दिल में पापा के लिए थोड़ा फ़र्क आ गया था। फिर मैं काफ़ी कोशिश करने के बाद अपने ताया से मिलने भी गया। मेरे ताया अभी तक वही दुकान चला रहे थे, और ताया के दोनों बेटे नौकरियां करने लग गए थे। बड़े बेटे की तो शादी भी हो गई थी, और जब मैं ताया के घर गया तो उस वक्त मेरे ताया की बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थीं। मैंने भाई बनकर अपनी बहन को तोहफे में कुछ चीज़ें और पैसे दिए, जो ताया और ताई लेने से इनकार कर रहे थे। मगर मैंने इन्हें यही कहा कि अगर मुझे अपना बेटा समझते हैं तो मैं अपनी बहन को तोहफा दे रहा हूँ, इसमें तो कोई हर्ज नहीं। अगर आप मुझे अपना बेटा ही नहीं समझते तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये सुनकर मेरे ताया ने कंधे पर हाथ रख दिया और मैंने बहन के सर पे हाथ रखा। मुझे इन लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा था। ताई ने अपने हाथ का बना हुआ खाना मुझे खिलाया, जिसे खाकर मुझे बहुत मज़ा आया था। मेरी मम्मा ने तो कभी हमारे लिए अंडा तक नहीं उबाला था। खाना बनाना तो दूर की बात थी। हमने सारी ज़िंदगी मुलाज़मों के हाथों का बना खाना खाया था, और उस दिन ताई के हाथों का जायका चखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि अपनायत में किस कदर तासीर होती है। फिर मैं कभी कभी ताया और ताई के पास उनसे मिलने चला जाता था, और हर बार कुछ न कुछ पैसे किसी न किसी बहाने से ताई को देकर आता था। मुझे ऐसा करके सुकून मिलता था। मैं अपने पापा की बेहिसी और बेमुरवती को किसी हद तक कवर करना चाहता था। हालांकि मैं कभी भी इस दुख का मदावा नहीं कर सकता जो मेरे पापा की वजह से उनके माँ बाप और बहन भाइयों को मिला था, मगर फिर अपना इनसे खून का रिश्ता था, इसीलिए मुझे अपनायत भी महसूस होती थी। फिर मैंने बहुत इस्रार करके अपनी फूफियों से भी मुलाकात की। उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया। मैंने ये सब कुछ पापा और मम्मा को नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इन्हें पता चले या वो मुझे रोकें। दूसरी तरफ MBA के दौरान मेरी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, और ये मुलाकात भी बिल्कुल हादसाती थी। दर हकीकत उसने मेरी ज़िंदगी में आना था, और इसीलिए असबाब पैदा हो गए। हुआ कुछ यूँ कि मेरे कॉलेज में कलर का काम करने वाले जाहिद साहब एक दिन जब कॉलेज से बाहर निकले, मैं भी अभी वहीं पर था, तो वो चकरा के गिर पड़े थे। मैंने इन्हें फ़ौरन सहारा दिया और अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर से पता चला कि इनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई है। इन्हें आराम की भी ज़रूरत थी और मेडिसिन की भी। मैंने इनकी दवाइयाँ ली और कुछ फल फ्रूट लेकर इनके घर छोड़ने के लिए चला गया, तो वो मेरे बड़े शुक्रगुजार हो रहे थे। मगर मैंने ये सब कुछ सिर्फ इंसानियत के नाते किया था। जब मैं इनके घर गया तो उन्होंने मुझे बैठक में बिठाया और चाय पर रोक लिया। तब मैंने इनसे परेशानी की वजह पूछी तो कहने लगे कि मेरी बड़ी बेटी की शादी है। सारी तैयारियां भी मुकम्मल थीं। जैसे तैसे मैंने इसके लिए कुछ सामान बनाया था, लेकिन कुछ दिन पहले घर में चोरी हो गई और बड़ा नुकसान हुआ। अब सोच रहा था कि कर्ज़ा लेके दोबारा इसके लिए कुछ न कुछ बना दूं, लेकिन इतने कम वक्त में मुझे कर्ज़ा भी नहीं मिल रहा। बस इन्हीं परेशानियों में कब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। ये सब कुछ सुनकर मैंने फ़ौरन इनसे कहा कि आपको कितने पैसे चाहिए, मुझे बताएं, मैं आपको दे दूंगा। तो वो कहने लगे कि अगर आप मुझे कर्ज के तौर पर देंगे तो मैं ले सकता हूँ, वरना मैं किसी का एहसान नहीं लूँगा। मैंने कर्ज के तौर पर रकम देने की बात की तो उन्होंने अपनी मतलूबा रकम बताई। मैंने कहा कि कल मैं दोबारा हाजिर होऊंगा, आप परेशान ना हों और अपना मुकम्मल ख्याल रखें। वो काफ़ी पुरसुकून नज़र आ रहे थे। मैं इजाज़त लेकर बैठक से बाहर निकला और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी ही दूर गया था कि मुझे अचानक याद आया कि मेरा फ़ोन तो वहीं रह गया था। मैं वापस गया और दरवाज़ा बजाया तो एक नौजवान लड़की ने दरवाज़ा खोला। वो शायद इनकी छोटी बेटी थी। मैंने उससे मोबाइल फ़ोन के बारे में कहा तो मुझे इंतज़ार करने का कहकर खुद अंदर चली गई। उसने फ़ोन लाकर मुझे दे दिया। वो झिझक के मारे मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। मुझे इसकी ये अदा बहुत अच्छी लगी। मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की देखी थी जिसमें शर्मो हया थी, वरना हमारी सोसाइटी की लड़कियां तो बहुत बोल्ड और तेज़ तरार होती हैं। फ़ोन लेकर वापस चला गया और अगले दिन जाहिद साहब से वादे के मुताबिक इनकी मतलूबा रकम लेकर दोबारा इनके घर पर हाजिर हो गया। वो बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे और जल्दी कर्जा लौटाने का वादा किया। उस दिन इनकी बेटी चाय लेकर बैठक में आ गई तो जाहिद साहब ने इसका नाम मुझे बताया और कहा कि मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है और इससे छोटा एक बेटा है जो भी स्कूल जाता है। मैं इनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और फिर वापस आ गया।
इसके बाद उन्होंने मुझे शादी पर भी इनवाइट किया और मैं वैसे भी हर दूसरे दिन इनके घर चक्कर लगाने लगा, क्योंकि इनका कोई बड़ा बेटा नहीं था। वो अकेले सारे इंतजामात संभाल रहे थे। मैंने इनकी कुछ न कुछ मदद की तो वो भी मुझ पर एतबार करने लगे। इस तरह मैं इनकी बड़ी बेटी की शादी में आगे आगे होकर काम करता रहा। मैं जो कुछ भी कर रहा था मेरे किसी अमल का घर वालों को पता ही नहीं था। मेरे घर वालों में से किसी के पास इतना वक्त नहीं था कि दूसरों की ज़िंदगी में झांक कर देखें, और मैं भी सबकी बेहिसी की वजह से ही इनसे दूर होता जा रहा था। जाहिद साहब की बड़ी बेटी की शादी के बाद भी मैं इनके घर आता जाता रहा। इनकी छोटी बेटी का नाम नायला था। मैं इसे पसंद करने लगा था और इसकी आंखों में भी मैंने अपने लिए वो जज्बात देखे थे जो हर किसी के लिए नहीं होते। और फिर चंद महीनों में मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं नायला को ही हमसफ़र बनाऊंगा, क्योंकि मैं वाकई इससे मोहब्बत करने लगा। मगर अभी मेरी तालीम मुकम्मल होने में चंद महीने बाकी थे। इसके बाद मुझे तो पापा का बिजनेस ज्वाइन करना था या फिर किसी और कंपनी में जॉब करनी थी, जो पापा हरगिज़ कबूल नहीं कर सकते थे। ये मैं अच्छी तरह जानता था, मगर मैं भी इनकी झूठी शान शौकत के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था, क्योंकि मुझे ये भी मालूम था कि वो कभी भी मेरी शादी नायला के साथ करने पर राज़ी नहीं होंगे। हालांकि वो खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, मगर अब वो ये बात मुकम्मल तौर पर भूल चुके थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरी मम्मा भी इस शादी पर कभी भी राज़ी नहीं होंगी। उन्होंने तो मेरे बड़े भाई का रिश्ता इतने ऊंचे घर में किया था कि जब भाई की शादी हुई तो इनकी बीवी के जहेज़ में सामान काफ़ी ज़्यादा था। इनके घर वालों ने एक सुई से लेकर कार तक इनको जहेज़ में दी थी, और मेरी मम्मा चाहती थी कि मैं भी भाभी की छोटी बहन को पसंद कर लूँ। अम्मा का पूरा इरादा था कि वो इसे अपनी बहू बनाकर लाएंगी, और इस बात का इजहार मम्मा ने भाई की शादी के चंद दिन बाद मेरे सामने भी किया था। तब मैंने इन्हें बताया कि मैं नायला को पसंद करता हूँ और इसी से शादी करूँगा। मम्मा ने नायला के बारे में पूछा कि इसके वालिद क्या बिजनेस करते हैं, तो मैंने इसके वालिद के बारे में सब कुछ बता दिया कि वो मेरे कॉलेज में क्लर्क हैं। ये सुनकर मम्मा और पापा की आंखें फटी की फटी रह गईं। मम्मा से पहले पापा बोल पड़े कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने देखा नहीं कि तुम्हारी माँ ने कितनी अमीर लड़की से तुम्हारे भाई की शादी करवाई है, और तुम्हारा भी रिश्ता वहीं पर होगा। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा होने वाला ससुर कितना बड़ा बिजनेस टाइकून है। ये सुनकर मैंने पापा की बात बीच में काट दी। मैंने इनसे कहा कि वो मेरे ससुर नहीं हैं, वो भाई के ससुर हैं और इसी के रहेंगे। मैं नायला से शादी करने का फ़ैसला कर चुका हूँ और हर कीमत पर इसे अपना हमसफ़र बनाऊंगा। ये कहकर मैं खाने की टेबल से उठ गया। इस बात के कुछ दिन बाद जाहिद साहब ने अपने कर्जे की पहली किस्त मुझे दी, तो मैंने इनसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वो खामोश हो गए और कहने लगे कि बेटा, अगर आपके घर से कोई बड़ा इस रिश्ते के लिए आ जाए तो मैं अपनी बेटी का हाथ देने को तैयार हूँ, लेकिन अगर आपकी फैमिली से कोई भी तैयार नहीं है तो ये कैसे मुमकिन है। मैंने इन्हें तसल्ली दी कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा, बस मुझ पे भरोसा रखें। फिर मैंने पापा से दोबारा बात की। फिर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, तो मैंने भी इन्हें अपना आखिरी फ़ैसला सुना दिया और सीधा ताया और ताई के पास चला गया। इन्हें सारी बात बताई और कहा कि आप मेरा रिश्ता लेकर नायला के घर जाएं, क्योंकि मैं इसके पापा को ज़ुबान दे चुका हूँ। ताया ये सुनकर खामोश हो गए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कैसे तुम्हारी शादी करवा सकता हूँ, इसे पता चलेगा तो वो बहुत नाराज़ होगा। मैंने ताया से वादा किया कि मैं पापा को ये सब पता चलने नहीं दूंगा, बस आप नायला से मेरी शादी करवा दें। मैं इसे लेकर अलग रहूँगा और मेरी जॉब भी शुरू होने वाली है। ये सुनकर ताई ने भी ताया से बात की और अगले दिन वो दोनों मेरे साथ नायला का रिश्ता लेने इसके घर चले गए। नायला के पापा खुश थे, मगर इन्हें ये डर भी सता रहा था कि जब मेरे माँ बाप को पता चलेगा तो क्या होगा। मगर ताया ने जिम्मेदारी ली तो उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी और एक हफ्ते बाद बिल्कुल सादगी के साथ हम दोनों का निकाह हो गया। निकाह के बाद मैंने नायला को ताया के घर छोड़ दिया और ख़ुद एक घर का इंतज़ाम कर लिया। दरअसल इतने साल में जो मेरे शेयर्स का प्रॉफिट मेरे अकाउंट में जमा हो रहा था, मैंने उसी से एक छोटा मगर खूबसूरत सा घर खरीद लिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अपनी बीवी को लेकर किराए के घरों में रहूं। वो घर खरीदने के बाद मैंने नायला को वहाँ पर शिफ्ट किया और ख़ुद जॉब शुरू कर दी। हालांकि पापा ने मेरी इस जॉब की खूब मुखालफत की, लेकिन मैं अपना घर बार ही छोड़ चुका था और घर छोड़ने से पहले मैंने मम्मा पापा को अपनी शादी के बारे में भी बता दिया था। वो मुझसे नाराज़ हो गए और उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। इसी तरह मैंने अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ नायला के साथ किया। वो बहुत अच्छी थी।
वो ना सिर्फ एक बेहतरीन बीवी थी, बल्कि मुझे इसमें एक बेहतरीन दोस्त भी मिला। वो हर दुख सुख में मेरा साथ देती। मैं जो शुरू से इतनी लग्जरी लाइफ गुजारने का आदी था, अब खुद कमाकर अपना घर चलाने लगा। जितनी मेरी सैलरी थी, इससे ज़्यादा तो मैं महीने में उड़ा दिया करता था, लेकिन अब तो बात मेरी इज्जत और अना पर आ गई थी। मैंने अपने माँ बाप के सामने ये साबित करना था कि मैं इनकी झूठी शान और दिखावे की इज्जत का मोहताज नहीं, खुद कमा कर अपनी बीवी के साथ इज्जत से ज़िंदगी गुजारने की ताकत रखता हूँ। हर महीने पापा की कंपनी की तरफ से मेरे अकाउंट में मेरा शेयर आ जाता था, मगर मैं वो पैसा अपने ज़ाती अखराजात के लिए नहीं निकालता था। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि वो हर महीने कितना प्रॉफिट मेरे अकाउंट में जमा करवाते हैं और टोटल बैंक बैलेंस कितना है, क्योंकि घर खरीदने के बाद मैंने दोबारा अपने अकाउंट्स की डिटेल चेक भी नहीं की थी। मैं तो बस अपनी महदूद कमाई में अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था। छुट्टी के दिन मैं नायला को इसके माँ बाप से मिलवाने ले जाता और वापसी पर ताया ताई से भी मिलकर हम घर आ जाते थे। ऐसे ही मेरी शादी को 5 साल गुजर गए, मगर मेरी औलाद नहीं हुई थी। इन 5 सालों में एक बार भी मेरे घर से किसी ने मुझसे राब्ता करने की कोशिश नहीं की। मुझे पता चला था कि मेरी बहन की भी शादी हो गई है और मामा बाबा कुछ अरसे से दुबई गए हुए हैं। सारा बिजनेस यहाँ पर मेरे भाई के हाथ में था। मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश था, अच्छी जॉब कर रहा था, अच्छा कमा रहा था। अब तो मेरे पास एक कार भी थी, लेकिन सिर्फ औलाद की कमी थी, और ये कमी नायला को भी बहुत ज़्यादा महसूस होती थी। मुझे लगता था कि औलाद न होने की वजह मैं हूँ और मैं अपनी इस कमज़ोरी को किसी पर भी जाहिर नहीं होने दे सकता था, इसीलिए परेशान रहने लगा था। एक दिन अपने दोस्त से मिलने गया तो उसने मेरी परेशानी भांप ली और वजह पूछने लग गया। वो मेरा बचपन का दोस्त था, मैं उससे हर बात कर लिया करता था और मैंने उसे बताया कि 5 साल हो गए हैं मगर हमारे यहाँ औलाद नहीं है। बीवी के टेस्ट भी करवा चुका हूँ, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अपने टेस्ट करवाने से डरता हूँ। क्या कि कमी मुझ में हुई तो मैं कैसे इसके साथ नज़रें मिला सकूँगा। तो मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि तुम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लो। मैंने कहा कि किसी और का बच्चा अडॉप्ट करने पर मेरी बीवी राज़ी नहीं होती, इसे बहुत उम्मीद है कि हमारी औलाद होगी, मगर मैं इसे मनाने की कोशिशों में लगा हूँ। लेकिन मैं बच्चा कहाँ से अडॉप्ट करूँगा? तो दोस्त कहने लगा कि यहाँ पिछली बस्ती में एक कोठा है जहाँ पर बच्चे पैदा होते रहते हैं। अगर तुम चाहो तो वहाँ अपनी किस्मत आजमा सकते हो सकता है किसी तवाइफ से तुम्हें अपनी औलाद मिल जाए, या फिर वहाँ जाकर बात कर लो, मुमकिन है कोई बच्चा होने वाला हो। बेटा हुआ तो पैसों के बदले तुम्हें दे देंगे। ये सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया और फिर मैंने वहाँ जाने का फ़ैसला किया, मगर मेरे जहन में कुछ और चल रहा था। मैं अगली रात वहाँ पहुँच गया। वहाँ की नायिका को जब मेरे आने का मकसद मालूम हुआ तो कहने लगी कि आप हमारे मेहमान हैं, इसीलिए हम किसी किस्म की गुस्ताखी नहीं करना चाहते, मगर आपका दिमाग तो दुरुस्त है। आपने ये कैसे सोच लिया कि हम यहाँ पर पैदा होने वाला कोई बच्चा आपके हवाले कर देंगे? मैंने इससे कहा कि मैं कौन सा फ्री में बच्चा ले जाऊँगा, इसके लिए एक मोटी रकम दूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मुझे बेटी चाहिए। ये सुनकर वो हंसने लग गई और कहने लगी कि किसी जौहरी के पास हीरा मांगने आओगे तो कभी नहीं देगा, क्योंकि इसी से तो इसका कारोबार चलता है। मैंने इसे कहा कि अगर इतने सारे हीरों में से एक खो जाए या चोरी हो जाए तब भी कारोबार चलता रहता है, मगर मैं तो तुम्हें एक मोटी रकम देने को तैयार हूँ। ये सुनकर वो खामोश हो गई और कहने लगी कि 2 महीने में हमारे यहाँ एक बच्चे की विलादत तो होने वाली है, मगर मालूम नहीं कि वो बेटा है या बेटी। लेकिन तुम इसकी माँ से बात कर लो, अगर वो अपनी औलाद तुम्हें देने पर राज़ी होती है तो रकम मैं बता दूंगी। उसने मुझे अगली रात वहाँ आने का कहा। मैं ठीक टाइम पर पहुँच गया और इस खूबसूरत तवाइफ से मिला जो माँ बनने वाली थी। जब मैंने इसे अपने मकसद से आगाह किया तो वो मेरा मुंह देखती रह गई, वो कुछ बोल ही नहीं पाई थी। मैंने इसे सोचने का वक्त दिया और अपने घर चला गया। फिर मैं रोज़ाना 1 हफ्ते तक वहाँ जाता रहा ताकि मुझे वो भी जवाब दे, मगर वो 2-3 घंटे मेरे सामने खामोश बैठी रहती, कुछ बोलती ही नहीं थी। मैं भी चुपचाप वहाँ बैठा रहता और फिर उठकर अपने घर चला जाता। इस दौरान मैंने नायला से भी बच्चा अडॉप्ट करने की बात की और इसे मना लिया था, लेकिन इसे ये सब नहीं बताया था कि मैं बच्चा कहाँ से लेने वाला हूँ। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि वो बच्चा गोद लेने के लिए मान गई। मैं चुपचाप रोज़मर्रा रूटीन के मुताबिक ऑफिस भी जाता रहा और रोज़ाना कोठे पर इस तवाइफ से भी मिलता रहा। मुझे वहाँ जाते हुए तकरीबन 18 दिन हो गए थे
लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं देती थी। तब नायका ने मुझे एक दिन की मोहलत दी और कहा कि अगर अब भी न मना सके तो यहाँ पर दोबारा इस काम के लिए मत आना। मैंने भी आखिरी कोशिश समझकर किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया और अगले दिन इसके कमरे में चला गया। वो रोज़ की तरह चुपचाप बैठी थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सा कर्ब होता था, लेकिन उस रात मैं चुपचाप बैठकर वो वक्त नहीं गुजारना चाहता था। मैंने इससे बात की और कहा कि आज आखिरी मौका है, तुम चाहो तो तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी संवर सकती है। तो वो कहने लगी, तुम सिर्फ बेटी लोगे, अगर बेटा हुआ तो क्या करोगे, और तुम बेटी क्यों लेना चाहते हो? उसने एक मर्तबा में 3 सवाल कर लिए थे। मैं इसकी तरफ देख के मुस्कुराया, लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब देता अचानक से दरवाज़ा खुला और मेरी बीवी कमरे में दाखिल हुई। मैं इसे वहाँ देखकर शदीद हैरान व परेशान हो गया। वो कहने लगी कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? मैं कुछ दिन से आपका पीछा करती हूँ और आप मुझे यहाँ पर मिले हैं, तो क्या आपका दिल मुझसे भर चुका है? मैंने इसे कहा कि प्लीज़ कुछ गलत ना सोचो और बदगुमानी को अपने दिल में जगह न दो, बैठ जाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ। वो मुझसे मोहब्बत करती थी और एतबार भी करती थी, इसलिए बैठ गई। मैंने इसे सारी बात बता दी तो चुपचाप मेरा मुंह देखने लगी। फिर मैंने तवाइफ की तरफ देखते हुए कहा कि मैं अपनी बीवी के सामने तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। मैं चाहता तो बच्चा मुझे कहीं से भी मिल सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से कम से कम एक बेटी की ज़िंदगी तो बर्बाद होने से बच जाए, जिसे यहाँ से ले जाऊँ और इज्जत की ज़िंदगी दूँ, अपना नाम दूँ, तो इसमें क्या बुराई है? ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी कि मैंने इन 18 दिनों में बहुत सोचा और इसी नतीजे पर पहुंची थी कि अगर मेरी बच्ची पैदा होती है और इस दलदल से निकल जाती है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन मुझे डर भी लगता था कि कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे। आज तुम्हारी बीवी भी यहाँ बैठी है और अब मुझे तुम्हारी बात पे यकीन आ गया है। मैं वादा करती हूँ कि अपनी बेटी तुम्हारे हवाले कर दूंगी। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा तो इसके चेहरे का सुकून बता रहा था कि वो मेरे फैसले में मेरे साथ है। फिर हम दोनों अभी घर चले गए। उसने मुझसे कोई बात नहीं की थी, मगर उसका इत्मीनान उसके चेहरे से नजर आ रहा था। ठीक 1.25 महीने बाद उस तवाइफ ने बच्ची को जन्म दिया और हम दोनों मियाँ बीवी ही इसके साथ अस्पताल में मौजूद थे। वहीं पे कानूनी कार्रवाई हुई और इस बच्ची को हम दोनों ने गोद ले लिया। मैंने अपने बैंक बैलेंस में से मुँह मांगी रकम इस नायका को दी थी, लेकिन इस बच्ची की माँ को सिर्फ ये यकीन दिलाया था कि मैं इस बच्ची का साथ ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। आज इस बात को भी 5 साल गुजर चुके हैं। हमने अपनी बेटी का नाम नूरुल ऐन रखा है, क्योंकि वो वाकई हमारी आंखों की ठंडक है, हमारी आंखों का नूर है। हालांकि इसके बाद अल्लाह ने मुझे जुड़वा बेटों से नवाजा, मगर हम दोनों मियाँ बीवी की ज़िंदगी में जो जगह नूरुल ऐन की है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इन 5 सालों में ताया और ताई दोनों ही दुनिया से चले गए और मेरे माँ बाप अपने बंगले के किसी कमरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि बड़े भाई ने सब कुछ संभाल रखा है। वो माँ बाप को बिल्कुल नहीं पूछता। और ये सब कुछ जब मुझे पता चला तो मैं नायला को लेकर अपने माँ बाप से मिलने भी गया। और इस वक्त नूरुल ऐन 2 साल की थी। मम्मा पापा इसे देखकर बहुत खुश हुए थे और मैंने इन्हें बताया कि वो मेरी ज़िंदगी में कैसे आई है। ये सुनकर दोनों ही बड़े हैरान हुए और फिर पापा ने कहा कि तुम तो फ़िरौन के घर में मूसा की तरह पैदा हुए, क्या पता तुम्हारे इस नेक अमल की वजह से ही मेरे गुनाहों की बख्शिश हो जाए। ये सुनकर मुझे रोना आ गया था। मैंने मम्मा पापा को अपने साथ चलने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहने लगे, हम जिस हाल में भी हैं यहीं पर ठीक हैं, लेकिन हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। फिर पापा ने बिजनेस और जायदाद में से मेरे हिस्से के कागजात भी मेरे हवाले किए। अब मैं हफ्ता 10 दिन बाद मम्मा पापा से मिलने चला जाता हूँ। वो दोनों काफ़ी बदल गए। उनका ज़्यादातर वक्त फलाही कामों और इबादत में गुजरता है। मैं सोचता हूँ कि इंसान अपना असल क्यों भूल जाता है। काश मेरे पापा अपने घर वालों के साथ ऐसे ना करते, तो शायद आज इनकी औलाद भी इनके साथ ऐसे ना करती। आप सबको मेरी ज़िंदगी की कहानी कैसी लगी? मैंने जो किया वो ठीक था या नहीं? अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।